हमारे पूर्व वक्ता और इस देश के मशहूर व्यक्ति मौलाना नुमानी सर, सज्जाद नुमानी सर, इनके फाउंडेशन ने, रहमान फाउंडेशन ने बिरसा ब्रिगेड को इस कार्यक्रम के लिए उनके फाउंडेशन के लोगों ने 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, बहुत समय हो गया है। इस कार्यक्रम में जब पवार साहब का नाम आया तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पवार साहब हर कार्यक्रम में बिरसा ब्रिगेड के पवार साहब का नाम रहता है। एक बहुत बड़े कांग्रेस नेता ने मुझको पूछा, ये पवार साहब आदिवासी है क्या? तो मैंने बोला, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बोले बिरसा ब्रिगेड के हर कार्यक्रम में पवार साहब का नाम दिखता है। फिर यहीं के एक मराठा लीडर ने मेरे को बोला, यार पवार साहब आदिवासियों के कार्यक्रम में बहुत आते हैं, पवार साहब आदिवासियों के नेता बनना चाहते हैं। मैंने बोला वैसा नहीं है, पूरी बात दुरुस्त कर लो। पवार साहब आदिवासी नेता है, आदिवासियों के नेता नहीं है, आदिवासी नेता है। साथियों, बिरसा ब्रिगेड की एक सोच है कि इस देश में धर्मनिरपेक्ष संविधान, सर्वधर्म समभाव का संविधान और इस देश की वास्तविक इतिहास पर आधारित संविधान वो जीवित रहना चाहिए। हम लोगों ने ये जो अधिकार परिषद यहां पर रखी है, इसके पीछे के सिर्फ 3 बातें आपको बता देना चाहता हूं। आपको 5वीं 6वीं अनुसूची में जमीन के अधिकार है आदिवासियों को। पेशा में ग्राम सभा को अधिकार दिए कि ग्राम सभा की एनओसी के बगैर कोई प्रोजेक्ट नहीं चला सकते आप। यह सरकार ने ग्राम सभा के अधिकारों को एनओसी के बजाय परामर्श डाल दिया। आपके जितने जल जमीन जंगल के अधिकार है, इसको ये लोग समाप्त करते चले जा रहे थे। जिस समय पूरे देश के आदिवासी मणिपुर की घटना का विरोध कर रहे थे, उसी समय भारत की संसद में एक बिल पास हुआ जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बोलते हैं, वन संवर्धन अधिनियम 2023। इस बिल में क्या लिखा है? इस बिल में लिखा है कि जंगल के पास की जितनी 100 किलोमीटर की रेंज की जमीन है, वो जमीन ये लोग 60 साल की लीज पर यहां के पूरे पूंजीपति कॉर्पोरेट्स को दे देंगे। यानी आदिवासी जिस जमीन पर वन दावा कर सकता था, वो जमीन अब कॉर्पोरेट को देने की तैयारी सरकार ने कर दी है। चाहे वो कॉर्पोरेट घराने के लोग इंडिया के रहे या विदेशी रहे। लेकिन साथियों, बात यहां तक नहीं समी। भारत के इतिहास में ऐसा पहला बिल आया जिसमें लिखा गया कि आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस के बजाय मिलिट्री लगा दी जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाएगी, अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, ये आदिवासी क्षेत्रों में लगाया जाएगा। इसके 2 मतलब है। जब इनको ऑपरेशन करना था कश्मीर में, 370 इन्होंने हटाया। अब इनको आदिवासी क्षेत्रों में ऑपरेशन करना है। मणिपुर की घटना भी उसमें से ही एक है। 371 और 372 आदिवासियों की 5वीं अनुसूची के क्षेत्र और 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्र है। पहले ये लोगों ने 370 का ऑपरेशन किया, अब 371 और 372 का ऑपरेशन कर रहे हैं। जब यह बिल पास हुआ तो हमको ऐसा लगा कि राज्यसभा में यह बिल पास नहीं हुआगा। हम पवार साहब के पास में गए,
जब पवार साहब को बताया कि ये तो गैजेट निकल गया, तो पवार साहब ने बताया मैंने पहली बार देखा हूं 20 मिनट में 7 बिल राज्यसभा में पारित किए गए हैं। मैं विपक्ष से बहुत उम्मीद कर रहा था कि विपक्ष के लोग इस बिल का राज्यसभा में विरोध करेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बनी। इसके पीछे क्या कारण है मैं नहीं बता सकता, लेकिन आदिवासियों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। साथियों, मिलिट्री रहेंगी, पुलिस है तो पुलिस में आप कंप्लेंट करोगे, एफआईआर दर्ज करोगे, और एफआईआर दर्ज करोगे तो उस पर केस लगेंगी, आप उस पर कोर्ट में जा सकते हैं, जिसको कानून का राज बोलते हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो अर्धसैनिक बल है, जो सैनिक बल है, इनको एक ही ऑर्डर है कि आप किसी को भी मारो। इनको जो आर्म्स एक्ट है आसपा, उसके तहत किसी भी सैनिक के खिलाफ में आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। अगर आपका बलात्कार भी कर दिया, आपको मार भी दिया, तो उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अब पूरे आदिवासी समाज को सरकार ने सेना के हवाले कर दी है। इसका मतलब साफ है कि यह सरकार आदिवासी क्षेत्रों में सिविल वॉर की परिस्थितियों को निर्माण कर रही है। जैसे मणिपुर में आदिवासियों को मारा, अब 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के आदिवासियों को मारा जाएगा। आप लोग क्या करोगे? कैसे बचोगे? किस तरीके से बचोगे आप? एक गढ़चिरौली का सुरजागढ़ प्रकल्प, जिसको ग्राम सभा की मान्यता नहीं है, वहां के बच्चों को लैट्रिन भी होती है तो लाल होती है। 100 किलोमीटर तक वहां पर परिंदा दिखाई नहीं दे रहा है। पर्यावरण विभाग चुप है, जिसको आप एनजीटी बोलते हैं, वो चुपचाप है। वहां का कलेक्ट्रेट चुपचाप है, वन विभाग चुपचाप है, और सब तमाशा देख रहे हैं। गढ़चिरौली में उत्खनन हो रहा है, सुरजागढ़ में, वहां के लोग चिल्ला रहे हैं। पिछले इतने दिनों से, यानी 100-200 दिनों से वो लोग बैठे हैं, कोई सरकार उनसे बात करने नहीं जा रही है। यही हाल यहां के भी होंगे सह्याद्री के। ये सह्याद्री के पहाड़ दिखाई नहीं देंगे, यहां 2 ही लोग दिखाई देंगे। एक तरफ भगे हुए आदिवासी, उधर सेना और कॉरपोरेट घराने के लोग यहां पर उत्खनन का काम करेंगे। अरे पुलिस थी तब आप लड़ नहीं सके, मिलिट्री रहेंगी तो कैसे लड़ोगे? ये बताइए, कैसे बचोगे? जब आपको गोलियां मारी जाएंगी, आप क्या करोगे? कौन सा एफआईआर जाओगे? कहां पर लूटोगे? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिपोर्ट है कि जो अन्याय अत्याचार सेना ने कही है वहां के आगे लोगों के साथ में, वो किसी ने नहीं किया। और ये ऐसे क्षेत्रों में ये सेना नहीं लगाना चाहिए, बावजूद उसके ये सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में सेना लगाने का प्रावधान उस बिल में किया है। हमको एक युद्ध की तरफ, गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। टारगेट कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है आदिवासी मुक्त भारत, बिगर आदिवासियों के भारत। जो इस देश का मालिक है, उसी को अब देशद्रोही बोल के मारा जाएगा। आप थोड़ा भी आंदोलन करोगे तो आपको नक्सलवादी या देशद्रोही बोला जाएगा, राष्ट्र विरोधी बोला जाएगा, विकास विरोधी बोला जाएगा। यह जो काला चबूतरा का आज हमने सम्मान समारोह रखा है, इसको अभी तक के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मान्यता नहीं दिया। वहां गणपति का भी मंदिर है, उसको तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। लेकिन जहां शिवाजी महाराज पैदा हुए हैं, इसको तीर्थ स्थल घोषित नहीं किया गया है। वहां गणपति का मंदिर है, वो तीर्थ स्थल घोषित हुआ है, लेकिन इस जमीन पे तो शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। उसके बारे में क्या? अभी तक के उस पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलता, एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोल रहा है। अरे ये तो बहुत बड़ी विरासत है, ये तो राष्ट्रीय स्मारक है हमारे लिए। आदिवासियों का तो इतिहास है इस किले से जुड़ा हुआ। साथियों, काला चबूतरा को मान्यता देना यानी आदिवासियों के उस जमीन पर अस्तित्व को मान्यता देना है।
और जो आदिवासी विरोधी लोग हैं वो आपको कभी मान्यता नहीं देंगे। वो नहीं चाहेंगे कि शिवाजी महाराज का संबंध आदिवासियों के साथ जो था उसका खुलासा हो जाए। ये लोग आदिवासींचा राजा बोलते हैं शिवाजी महाराज को, हम बोलते हैं वो आदिवासी राजा था। सेना आदिवासियों की, जमीन आदिवासियों का, किला आदिवासियों का, और राजा शिवाजी बनाने का जो काम है, ये जो उदाहरण है केवल आपको सिमनेरी में दिखता है। आदिवासियों की सेना, आदिवासियों का क्षेत्र, और शिवाजी महाराज को हमने अपना राजा माना है। उससे पहले जीजाऊ को अपना माना है। यह आदिवासी संस्कृति की विशेषता है। हम लोग महिलाओं को ज्यादा स्थान देते हैं। नहीं तो शिवाजी महाराज के पिताजी का देहांत होने के बाद उसको तो ये लोग सती करने के मूड में थे, लेकिन आदिवासियों की वजह से उसको यहां पर राज्य दिया गया। उनके हाथ में, जीजाऊ के हाथ में पूरी सत्ता सौंपी गई। इसका केवल विरोध आदिवासियों ने किया। चाहे राज्याभिषेक का मामला हो शिवाजी महाराज के, तो राज्याभिषेक जो ब्राह्मणों ने पहले किया, उसके पहले शिवाजी महाराज ने आदिवासी पद्धति से उनका राज्याभिषेक हुआ है। इसका उल्लेख आपको मिलता है। उनको पता रहने के बाद भी उन्होंने दोबारा राज्याभिषेक किया, क्योंकि वो डर गए कि शिवाजी महाराज की जो व्यवस्था है, यहां पर जो मनुवादी व्यवस्था है, वो खत्म हो जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए शिवाजी महाराज का फिर से इन्होंने ब्राह्मणवादी पद्धति से राज्याभिषेक कराया। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि मामला कहां जा रहा है। आदिवासियों का जो समर्थन शिवाजी महाराज के प्रति था, संभाजी महाराज के प्रति था, वो छुपाया गया है। इतिहास में जिन्होंने शिवाजी महाराज के लिए कुछ नहीं किया उनके नाम है, लेकिन जिन्होंने उन पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया उनका कोई नाम नहीं दिखाई देता है। हमारा संबंध आदिवासी संस्कृति से है। शिवाजी महाराज का संबंध आदिवासी संस्कृति से है। यह कृषि संस्कृति का प्रतीक है। शिवाजी महाराज ने जय श्री राम नहीं बोला, हर हर महादेव बोला है। यह बेसिक है। वो शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं हम। हिंदी भी स्वराज्य बोला, हिंदू स्वराज्य नहीं बोला। हिंदी भी यह प्राकृत शब्द है। सिंधवी राज्य को, सिंधु संस्कृति के राज्य को हिंदवी संस्कृति का राज्य बोला जाता था। संभाजी महाराज ने क्या किया? राज्य में संस्कृत भाषा के बजाय प्राकृत भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया। यह प्राकृत भाषा बोलने वाले कौन है? वो मावड़े लोग हैं। फिर वो मराठा हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो या अन्य कोई हो, मुस्लिम भी हो सकता है। यह वास्तविकता है। आज तो देश की सबसे पहली भाषा संस्कृत। इसका मतलब पहला आदमी जो संस्कृत बोलता है वो पहला आदमी। देश में 2 लाख लोग नहीं है जो संस्कृत बोलते हैं, लेकिन मावड़ी मराठी बोलने वाले जो लोग हैं लाखों की संख्या में है। एक षड्यंत्र चल रहा है, संस्कृत से मराठी भाषा निर्माण हुई है। गलत बात। मराठी भाषा संस्कृत से पूर्व की भाषा है। यह प्राकृत से निर्माण हुई भाषा है। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके अंतर संबंध क्या है, हमारे जेनेटिक रिलेशंस क्या है, हमारे डीएनए कौन से रिलेशंस के हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहां पर शरद पवार साहब को बुलाया है। शरद पवार साहब को लोग स्वार्थ रखते हुए बुलाते होंगे कि हमारा नेता है, कुछ तो भी हमको मिल जाएगा, 5-6 सीटें मिल जाएंगी, कोई पद मिल जाएगा। बिरसा ब्रिगेड ऐसा कुछ नहीं सोचता है। जिस व्यक्ति को यह सम्मान मिलना चाहिए, जो व्यक्ति अगर नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर से कोई संदेश निकलता है तो बाकी लोग मानते हैं। फिर पवार साहब का भी तो अपने बीच में एक इतना बड़ा स्थान है। क्यों ना सिवनेरी से कोई संदेश निकले और देश के दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग उस पर बात करें। किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था
पवार साहब का जो नेतृत्व है, सभी लोग बोलते हैं पवार साहब को राष्ट्रीय नेता बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? राष्ट्रीय स्तर पे हम पवार साहब को कैसे ले जाएंगे? यहां का मराठा भाई बाहर ही नहीं निकलता है, यहां का ओबीसी भाई बाहर ही नहीं निकलता है, यहां का अंबेडकरी भाई बाहर ही नहीं निकल रहा है। इसलिए नागपुर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी ताकि विश्व के तमाम देशों के आदिवासी भी पवार साहब को अपना लीडर माने। देश के आदिवासी पूरे पवार साहब पर विश्वास करें, क्योंकि यह नेतृत्व जो है यह देश का सीनियर नेतृत्व है, मैच्योर्ड नेतृत्व है। ऐसा लीडरशिप डेमोक्रेसी में, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में हमारे हिस्से में आगे नहीं आने वाली है। इस लीडरशिप के महत्व को समझना पड़ेगा हमको। पूरे देश के बाकी राज्यों के लोग भी पवार साहब की तरफ एक आशा भरी निगाह से देखते हैं कि अगर देश में कोई व्यक्ति राजनीतिक सत्ता परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन की बात कर सकता है तो वो है पवार साहब। मूवमेंट का उन पे विश्वास है, हम बहुत विश्वास करते हैं। और कोई किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमको कि भैया पवार साहब पे ये ऐसा करते हैं, तुम्हें हमको कोई जरूरत नहीं है। जो है खुला खुला है। हमने पिछले मीटिंग में एक बात बोल दी, वो न्यूज में चला दी कि हम कमांडर है, लेकिन हमारे चीफ कमांडर शरद पवार साहब है। ये बात वो न्यूज पे चलाई जा रही थी। कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ ये, कुछ लोगों को बड़ा अलग लगा कि पूरे आदिवासी पवार साहब के साथ क्यों रे भाई। तो ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है, ये बात अंदर की है और इसको अंदर ही रहने दिया जाए, ये बहुत अच्छी चीज है। साथियों, पूरे मूवमेंट के लोग, आज के दिन इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए। देश में क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में इलेक्शन है। यह आदिवासी बहुल राज्य है, आपको वहां भी नजर रखनी है। हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारी मां बहनों को नंगा घुमाया जाता है। कुछ लोगों ने बोले अपने आमदार बनाओ, अपने सांसद बनाओ। मैं उनसे पूछा, राज्यपाल कौन थी मणिपुर की? वो भी आदिवासी थी। राष्ट्रपति कौन है देश का? वो भी आदिवासी महिला थी। राज्यपाल भी आदिवासी महिला, राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला, और आदिवासी महिला को ही नंगा घुमाया जा रहा है। और हम लोगों को वो खबर 3 महीने बाद पता चलती है, उस पर कोई पार्लियामेंट पे चर्चा नहीं होती है। इसका मतलब साफ है कि ये लोग आदिवासियों को देश का नागरिक नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं भारत में वनवासी रहते हैं, आदिवासी नहीं रहते हैं। भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। हमारे नेता डरते हैं, अपनी बात को लेकर बात करने के लिए डरते हैं। संसद में आदिवासी नेता भी थे, वो भी चुपचाप रहे जब यह बिल पास हो रहा था। वह समाज नहीं होता तो तुम जाते क्या चुन के? तुमको कौन पूछता? आरक्षण नहीं होता तो तुम्हारी औकात थी क्या? तुमको कोई पूछता? वहां सांसद बनाता, मिनिस्टर बनाता, विधायक बनाता, कोई नहीं पूछता। साथियों, एक अलग षड्यंत्र चालू है देश में आदिवासियों के खिलाफ में। अब हमारे पूरी जमीनों के अधिकार खत्म, आरक्षण खत्म। अभी आरक्षण नहीं है तो ये बाकी किसी को डाल के कि भैया इनको आदिवासियों की सूची में डाल दो, इनको ये कर दो, ये जो बहकाने का काम है ये तो करेंगे ही। सवाल आरक्षण और बोगस आदिवासी का तब खड़े होता है जब तुम्हारे पास पोस्ट हो। पूरे देश में देखो आप, अभी तक के केंद्र सरकार ने आदिवासियों के कितनी पोस्ट भरी है, इस पर अगर आप चुप लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या आरक्षण का क्या महत्व है आपके पास। आरक्षण जो है अपॉर्चुनिटी पर डिपेंड रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपॉर्चुनिटी। रिजर्वेशन इज प्रोपोर्शनल टू अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी है, पोस्ट है तो आरक्षण है। हमारे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, वो लोग अभी आरएसएस के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं।
उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनका खात्मा कौन कर रहा है। वो अपने ही हाथों से अपने बच्चों की कब्र खोद रहे हैं। अरे आपके बच्चों की नागरिकता नहीं रहेंगी, आपकी पहचान नहीं रहेंगी, आपके जमीन के अधिकार नहीं रहेंगे। आपको जमीन दिलाने के लिए राघोजी भांगरे को मरना पड़ा, आपको पहचान दिलाने के लिए संभाजी महाराज को मरना पड़ा। फैलाया जाता है संभाजी महाराज को मुगलों ने मारे, गलत। पर संभाजी महाराज को मुगलों ने नहीं, मनुवादी तरीके से उनको सजा दी गई। किसने मारा संभाजी महाराज को? यह प्रश्न अपने दिमाग में लाओ, उसको शोधो। शंकर शाह रघुनाथ शाह को फांसी की सजा हुई, उनको तोप से उड़ा दिया गया। बाबूराव शर्मा के को फांसी दी गई, लटक गए, टूट गया, फिर भी लटकाया गया। मरने के बाद उनको चूने की भट्टी में डाला गया। बिरसा मुंडा को फांसी की सजा सुनाई गई, रात भर उनकी चमड़ी निकाली गई। उनको बोला गया कि बोल, तू आदिवासी नहीं है। वो मर गए, लेकिन बोलते रहे, मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं, आदिवासी रहूंगा। ये जो यातनाएं हमारे साथ हुई है, ये मनुस्मृति के हिसाब से दी गई सजा है। हमारे पास लीडरशिप है, हम लोगों ने दूर की सोचना चाहिए, बहुत दूर की सोचना चाहिए। सब लोगों ने मिलकर आना चाहिए, पवार साहब के सामने खड़े रहना चाहिए, उनके पीछे खड़े रहना चाहिए, काम से लग जाना चाहिए कि हमको करना क्या है। यह समय बहुत नाजुक है, कोई आए या ना आए, बिरसा ब्रिगेड पवार साहब के साथ में रहेगा, है और हमेशा रहेगा। आप लोग एक बात के लिए सतर्क हो जाए, गांव गांव में शिविर शुरू होना चाहिए। ज्यादा लीडरशिप का भूत खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं अध्यक्ष आओ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आओ, मैं तालुका अध्यक्ष आओ, मैं प्रदेश अध्यक्ष आओ। अबे तेरे को इंटरनेशनल अध्यक्ष बना देंगे। जब यही कुछ नहीं रहेगा तो करेगा क्या? दिमाग से तैयार होना है। बिरसा मुंडा ने बोला, जो समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। हमको भूलना नहीं चाहिए हम संभाजी महाराज की औलाद है। हमको भूलना नहीं चाहिए हम राघोजी भांगरे की औलाद है, तंटा भील की औलाद है, बाबा साहब की औलाद है, महात्मा फुले की औलाद है। हमको भूलना नहीं चाहिए। साथियों, जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, उस दिन यहां का मराठा, यहां का ओबीसी, यहां का एससी, यहां का मुस्लिम, यहां का क्रिश्चियन अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएगा। आदिवासी तो केवल वनवासी होगा, लेकिन बाकी लोग स्वर्गवासी हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो सांस्कृतिक पहचान है इस देश से खत्म हो जाएगी। अगर मराठा भाई को बोलना है कि मैं देश का मालिक हूं, तो उसको बोलना ही पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। ओबीसी भाई को बोलना है कि मैं देश का मालिक हूं, तो उसको बोलना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। दलित भाई को भी बोलना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। मुस्लिम भाई को भी बोलना पड़ेगा, क्रिश्चियन भाई को भी, सिख भाई को भी। ये आदिवासियों पे जो अटैक है, ये हो रहा आदिवासियों पर है, लेकिन इनडायरेक्टली सब पर अटैक है, क्योंकि ये कल्चरल अटैक है। आपकी धार्मिक पहचान को सामने लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी सांस्कृतिक पहचान को सामने नहीं लाया जाता। आप हिंदू होकर के आपको आरक्षण नहीं है, यह धार्मिक पहचान है, लेकिन संविधान में जो आपके लिए फैसिलिटी है वो सामाजिक पहचान के आधार पे है। आप ओबीसी होकर के आरक्षण है, एससी होकर के आरक्षण है, आदिवासी एसटी होकर के आरक्षण है। यह धार्मिक नहीं, सामाजिक पहचान है। आने वाले समय में एक सही आंदोलन इस देश में चलाने के लिए आपको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आप लोगों से विनती करता हूं, जितने कार्यकर्ता है, जो बिरसा ब्रिगेड के लोग हैं, नए लड़के हैं, सब लोग कोई दिल में नाराजगी ना रखते हुए सबको लेकर चले, गांव गांव चले। हमको पूरे लोगों को मध्य प्रदेश शिफ्ट होना है।
हम लोगों ने तय किया है कि यहां से 10,000 लड़के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए जाएंगे। एक बार हम लोग गढ़चिरौली में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। जो आंदोलन सुरजागढ़ में चल रहा है, उस आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ने की तैयारी करेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़े या और कहीं हमको रास्ता बने उसके लिए। वो बच्चे भी हमारे बीच में आए हैं। आज के दिन जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया, भीड़ ज्यादा दिखना यह महत्व की बात नहीं थी। मैं देख रहा था कि पवार साहब को कितने लोग सुन रहे हैं, नोमानी साहब को कितने लोग सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। यह कोई भीड़ और इलेक्शन की मीटिंग नहीं थी। यहां से आपको जाकर कोई नया तैयारी करना है, समाज की नई लड़ाई लड़ना है। अब तुम्हारे अस्तित्व पे खतरा आ गया है। गांव गांव में, सह्याद्री के गांव गांव में मिलिट्री लग जाएंगी। क्या करोगे तुम, बताओ बड़ा। अपना कौन सा नेता सक्षम है, क्या कर लेंगे हम। ये सब चीजों को ध्यान में रखकर हमको आगे की रणनीति बनानी है। आप तमाम लोगों से, तमाम भाइयों से जो मिशन को चाहते हैं, मानते हैं और मिशन में काम कर रहे हैं, मिशन को चला रहे हैं, इन तमाम लोगों से मेरी विनती है कि आने वाले समय में अपनी वास्तविकता की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जो बाहर कैडर है उनसे मेरी विनती है, अंदर आ जाए कंपाउंड के इधर साइड, सब लोग आ जाओ जल्दी से। हम सब लोग खड़े होके पवार साहब की उपस्थिति में हमारे तमाम शहीदों को आदरांजलि देंगे, जिनके याद में हम लोग आज ये कार्यक्रम रखे हैं। अपने अपनी जगह पे सब लोग खड़े हो जाए।